बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूल और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। संघर्ष के बिना सफलता का आनंद नहीं आता। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालक अनुदान पर ले सकते हैं नाव और नेट। बागवानी खेती के लिए ले सकते हैं केंद्र संचालित राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का लाभ। आलू के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद कुफरी पुखराज या कुफरी सिंदूरी। अब समाचार विस्तार से। मत्स्य जीवी सहयोग समिति या समिति के सदस्यों को साधारण नाव, मोटर चलित नाव या नेट के लिए आर्थिक सहयोग के रूप में अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। इसमें साधारण नाव की कुल योजना लागत 33,000 रुपए प्रति इकाई है। इसमें 30,000 रुपए अनुदान का प्रावधान है। मोटर चलित नाव की कुल योजना लागत 4,45,000 रुपए है। इसमें 4,05,000 रुपए अनुदान की सुविधा है। राज्य के कई जिलों में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर राष्ट्रीय बागवानी मिशन का कार्यान्वयन किया जाना है। इस योजना के तहत बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान पर कुल 37 प्रकार की सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, आप यदि गौ पालन से या अन्य पशुपालन से बेहतर लाभ कमाना चाहते हैं तो प्रशिक्षण जरूर लें। इससे आप पूंजी लागत, प्रबंधन, आहार, आवास, स्वास्थ्य और पशुपालन से जुड़ी तमाम तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रशिक्षण प्राप्त के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है, आप कितना मेहनत करेंगे कि आपको बेनिफिट होगा। वैज्ञानिक पद्धति की भी जानकारी होगी कि नॉर्मल पशु कैसे होते हैं, बीमार पशु कैसे होते हैं, कितना पशुपालन के लिए आपको कितना लेबर लगाना है। 10 पशुओं में अगर एक आदमी कार्य कर रहा है, ऐसा ना हो कि आप 5 पशु में एक आदमी लगा रहे हैं, बैठा हुआ है, उसमें आपका वर्क का हानि होता है। खाना कितना खिलाना है दुधारू पशुओं में, वो आपको प्रशिक्षण पे ही पता चलेगा। कहीं आप अंडर फिट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ओवर फिट तो नहीं कर रहे हैं, इससे भी आपको नुकसान होता है। इससे बचने के लिए आपको प्रशिक्षण अति आवश्यक है। राज्य के जो किसान आलू की खेती करना चाहते हैं वे 15 नवंबर से पहले बुआई का काम पूरा कर लें। झारखंड में आलू के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद कुफरी अशोक, कुफरी पुखराज, कुफरी पुष्कर, कुफरी लालिमा या कुफरी सिंदूरी लगाएं। आलू की बुआई में बीज के रूप में 25 से 30 ग्राम के आकार के अंकुरित आलू कंद 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इसमें कुफरी अशोक और कुफरी पुखराज सफेद आलू हैं, जबकि कुफरी पुष्कर, कुफरी लालिमा और कुफरी सिंदूरी लाल आलू है। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। डच हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जो खेतों में नाली बनाने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने के लिए काफी उपयोगी है। इस मौसम में विभिन्न फसलों की खेती के लिए डच हो का उपयोग कर सकते हैं। डच हो की कार्य क्षमता 12 से 15 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे टमाटर फसल को रासायनिक दवा के बिना कैसे उकठा रोग से बचाएं। टमाटर फसल को उकठा रोग से बचाने के लिए फसल चक्र अपनाएं। साथ ही बुआई से पहले 1 लीटर पानी में 10 ग्राम हींग और 10 ग्राम हल्दी मिलाकर घोल बनाएं। इस घोल से टमाटर का बीज उपचार करें। इसके अलावे यदि खड़ी फसल में उकठा रोग का लक्षण दिखे तो रोगग्रस्त पत्तियों को तोड़कर खेत से दूर ले जाकर जला दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28,
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम जानकारी का पिटारा खोल चुके हैं। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। बारी है जानकारी की। तो आज की पहली जानकारी है बाकला की खेती एवं आवश्यक कृषि कार्य के बारे में। आइए लेते हैं जानकारी और उठाते हैं लाभ। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां विभिन्न तरह की फसलें उगाई जाती हैं। वर्षा पर आश्रित होने के बावजूद यहाँ के किसान कई तरह की फसलें उगाते हैं। पारंपरिक फसलों के अलावा अब यहाँ के लोग नई नई फसलें भी उगाने लगे हैं। बाकला ऐसी ही फसलों में से एक है। ये एक दलहनी फसल है जिसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चूंकि इनमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, इसलिए ये वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में मिलाते हैं और उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। ये ठंड में उगाई जाने वाली फसल है, अतः किसान भाई इन दिनों इसकी खेती की शुरुआत कर सकते हैं।
आज हम आपको बताने वाले हैं बाकला की खेती एवं आवश्यक कृषि कार्य के बारे में। जी हाँ, बाकला एक दलहनी फसल है और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह। सर, आप सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि बाकला है क्या, और अगर जो भी हमारे किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं तो वे किस तरीके से खेत की तैयारी कर सकते हैं। बाकला एक दलहनी सब्जी है जो कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखा जाए इसकी खेती तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दलहनी सब्जी होने के नाते इसकी जो फलियां होती हैं प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं, और इसी के साथ ही साथ जो कि एक दलहनी फसलों की सामान्य प्रकृति होती है, उनमें राइजोबियम जीवाणु उनकी जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है, जिससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित करके वो भूमि में मिलाते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति में भी सुधार करते हैं। हम सभी जानते हैं कि दलहनी सब्जियां जो हैं वो हमारे पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसकी खेती के लिए सबसे पहले ऊपरी भूमि का चुनाव करना चाहिए जिसमें जल जमाव की समस्या ना हो। फिर खेत तैयार करने के लिए 2 से 3 जुताई देसी हल से कर देनी चाहिए और भूमि को समतल बना लेना चाहिए। पौध पोषण के लिए सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए तथा इसमें अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले तो हम खेत की तैयारी की बात करते हैं, तो इसके लिए किसान भाइयों हमेशा ऊपरी भूमि का चुनाव करें जिसमें किसी भी तरह से पानी की जमाव की समस्या ना होती हो। खेत की तैयारी की बात करते हैं तो 2 से 3 जुताई आप देशी हल से कर लें और उसके बाद अच्छी प्रकार से हमारी भूमि को समतल कर लें। इसके बाद जब बात आती है कि पोषण की जो पौध पोषण है या फसल का पोषण है उसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके अलावा हम जो रासायनिक उर्वरक हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, बाकला की अच्छी खेती के लिए इनके प्रभेद के चुनाव में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अपने झारखंड प्रदेश के लिए विक्रांत, स्वर्ण गौरव, स्वर्ण सुरक्षा, पूषा सुमित तथा पूषा उदित अच्छे प्रभेद हैं। किसान भाइयों, बाकला के जो कुछ प्रमुख प्रभेद जो विभिन्न संस्थानों द्वारा विकसित किए गए हैं, इसमें से जो सबसे प्रचलित है वो विक्रांत है। नए प्रभेदों की बात करते हैं तो हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का पूर्वी क्षेत्रों के लिए अनुसंधान केंद्र है जो पटना में स्थित है, उसके द्वारा स्वर्ण गौरव, स्वर्ण सुरक्षा उन्नत प्रभेदों को विकसित किया गया है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा भी पूषा सुमित, पूषा उदित जैसी उन्नत प्रभेदों को विकसित किया गया है। इन प्रभेदों को अगर हम बात करते हैं तो लगभग 130 से 140 दिन में ये अपनी फसल अवधि पूरी कर लेती हैं, और जो हमारी इससे उपज होती है वो भी हमारे किसान भाइयों को अच्छी प्राप्त होती है। किसान भाइयों, बाकला की फसल लगाने के लिए बीज दर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ रखना चाहिए। बीज लगाने से पहले उनका उपचार कर लेना बहुत ही आवश्यक होता है, अतः इसके बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना बेहतर होता है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो इसके लिए हमें बीज दर का ध्यान रखना चाहिए जो कि लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से हमको प्रयोग करना है। चूँकि ये दलहनी सब्जी होती है तो इसमें हमको सबसे पहले तो बीजों के उपचार पे विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम ऐसे ज़मीन में, ऐसे भूखंड में इसकी बुआई कर रहे हैं जहाँ पूर्व में दलहनी सब्जियाँ नहीं उगाई गई हैं। तो इसके लिए हम राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइजोबियम कल्चर से हम जब बीजों को उपचारित करते हैं तो उसके लिए लगभग 200 से 250 ग्राम का पैकेट 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। लगभग 100 से 150 ग्राम गुड़ को पानी में घोल के उसको गर्म करके अच्छे से घोल के ठंडा कर लें, और जब पूरी तरह से वो घोल ठंडा हो जाए तो उसमें राइजोबियम जो हमारा कल्चर का पाउडर होता है उसको हम मिला लेते हैं। इसके बाद जो बीजों को हम उपचारित करते हैं तो एक गाढ़ा घोल हमारे पास रहता है जो बीजों को हम डाल देते हैं, और प्रत्येक बीज के ऊपर इसकी एक थोड़ी सी परत इसकी चढ़ जाती है, और इसके बाद हम छाया में उसको सुखा लेते हैं और फिर हम इसकी बुआई करते हैं। अगर हम बुआई की दूरी की बात करते हैं तो हमें कतार से कतार 30 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए, और बीज से बीज हम 15 सेंटीमीटर की दूरी इसमें रख सकते हैं। किसान भाइयों, बाकला की सही बढ़वार के लिए ये आवश्यक है कि इसकी सिंचाई पर ध्यान दिया जाए, खासकर फूल निकालने वक्त और फलियों के विकास के समय। इसके अलावा इसमें खरपतवार के नियंत्रण पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। किसान भाइयों, वैसे तो बाकला एक ऐसी सब्जी है जिसे आप कम सिंचाई में भी सफलतापूर्वक उगा सकते हैं, पर निश्चित तौर पे अन्य फसलों की बात ही अगर समुचित सिंचाई की इसमें प्रबंध इसमें किया जाता है तो उसका उपज पे भी सीधा असर देखने को मिलता है। विशेष रूप से इस बात का ध्यान दें कि
फूल निकलते समय और फलियों के विकास के समय इसमें मिट्टी में पर्याप्त नमी उपलब्ध रहे, जिससे हमारी उपज भी बेहतर हो सके। इसके अलावा जो हमारी उपज पे एक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं वो होते हैं खरपतवार। खरपतवार प्रबंधन किसी भी सब्जी की भांति बाकला में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए 2 बार कम से कम निराई गुड़ाई की आवश्यकता हमको पड़ती है। पहली निराई गुड़ाई हम 25 से 30 दिन पे करें और दूसरी हम 40 से 45 दिन पे करते हैं, तो हमारा जो खेत होता है वो खरपतवार मुक्त रहता है और हमारी जो पौधों की वृद्धि और विकास होता है वो भी अच्छा होता है। इसके साथ ही साथ हमारी उपज पे भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाकला में यूं तो कीट का प्रकोप नगण्य होता है, फिर भी किसी कारणवश इनमें कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो नीम तथा करंज के तेल के घोल का छिड़काव करने से उन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें रोगों से बचाने के लिए छेना पानी का छिड़काव करना भी बेहतर होता है। किसान भाइयों, सबसे अच्छी बात इस फसल के साथ ये है कि ये फसल सामान्य रूप से कीट और रोग मुक्त रहती है, परंतु जैसा कि अभी जलवायु परिवर्तन देखा जा रहा है, जलवायु में अनिश्चितताएं देखी जा रही हैं, तो ऐसी संभावना होती है कि कुछ कीटों और रोगों का प्रकोप दिखाई दे। अगर हम बात करते हैं जैविक उपचारों की, तो उसमें बहुत सारे जैविक उत्पाद जैसे नीम का तेल बाज़ार में उपलब्ध है, करंज तेल बाज़ार में उपलब्ध है जिनमें कीटनाशी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो नीम के तेल का आप 1 से 3 ml प्रति लीटर की दर से आप घोल बना के इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि अगर आप राइजोबियम कल्चर से इसको उपचारित करते हैं तो आपका जो उसकी जो फसल की स्वास्थ्य है वो बेहतर रहता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रोगों के, तो इसके लिए आप छेना पानी का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप 150 ml छेना पानी 1 लीटर पानी में इसमें 5 ग्राम हल्दी मिला के अगर आप इसका छिड़काव करते हैं, जब भी कोई आपको पत्ती धब्बा रोग या इस तरह की बीमारियों का प्रकोप दिखाई देता है तो इससे आप लगभग 10 दिन के अंतराल पे कुछ छिड़काव कर देते हैं तो इसका समुचित नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, इस तरह से यदि आप दलहनी फसल बाकला की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। बारी है दूसरी जानकारी की। तो दूसरी जानकारी है केंचुआ खाद के बारे में, और केंचुआ खाद से हम क्या क्या लाभ उठा सकते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आइए लेते हैं जानकारी। केंचुआ खाद वस्तुतः एक प्रकार का जैविक खाद है जिसे हम बहुत ही कम समय में ज्यादा मात्रा में तैयार कर सकते हैं। ये खाद केंचुए की मदद से जैविक कचरे को विघटित करके तैयार की जाती है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले सही स्थान का चयन करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए ऐसी जमीन का चुनाव करना चाहिए जो थोड़ी ऊंची हो और जहां जल जमाव की संभावना न हो। इसके अलावा खाद तैयार करने की जगह छायादार हो। आज हम आ पहुंचे हैं दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि केंचुआ खाद बनाने की विधि क्या है और उससे होने वाले लाभ क्या हैं। केंचुआ खाद एक प्रकार का जैविक खाद ही है। विभिन्न तरह के खाद बनाने की विधियां हैं, नादेप है, केंचुआ खाद है, स्पीड कंपोस्टिंग है, बहुत सारी विधियां हैं। लेकिन आप जहां तक प्रश्न केंचुआ खाद की बात है, तो केंचुआ खाद बनाने की विधि आने से पहले हम ये समझ लें केंचुआ खाद क्यों बनाना चाहिए। तो केंचुआ खाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण योगदान इस तरह कर सकते हैं कि केंचुआ खाद कम समय में हम ज़्यादा मात्रा में जैविक खाद या केंचुआ खाद बना सकते हैं। बनाने की विधि के लिए हमको पहले स्थान का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। तो स्थान के चयन में किसान भाई ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए। 2 महत्वपूर्ण बिंदु उसमें होते हैं। एक होता है कि जहाँ पे हमको केंचुआ खाद बनाना है वो ज़मीन अन्य जगहों के अपेक्षा थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। ऊंचा इसलिए होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे पानी उनी न लगे, जिससे कि केंचुए की मरने की संभावनाएं कम हो। और दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि ऊपर एक छप्पर होना चाहिए कि धूप के समय धूप न लगे और बारिश के समय ज़्यादा पानी से उसका नष्ट न हो। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखते हुए उसमें हम ये कर सकते हैं कि कोई पेड़ है तो पेड़ के नीचे भी बना सकते हैं। तो 2, एक ज़मीन ऊंची होनी चाहिए, एक ऊपर छप्पर होना चाहिए, या छांव होने के लिए कोई भी व्यवस्था जो अपना लोकल संसाधन हो सकते हैं उनके द्वारा हम कर सकते हैं। केंचुआ खाद तैयार करने की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। पहला टैंक के माध्यम से, चाहे वो सीमेंटेड टैंक हो या फिर प्लास्टिक टैंक। दूसरी विधि में ऊंची जमीन पर हिप मेथड से ये खाद तैयार की जा सकती है। टैंक विधि में टैंक की लंबाई 20 फीट, चौड़ाई 2.5 फीट तथा ऊंचाई 1.25 फीट तक रखनी चाहिए।
इस टैंक में खाद बनाने के लिए सर्वप्रथम वैसे पदार्थ से बेड तैयार करना चाहिए जो जल्दी सड़ते ना हों। फिर उसके ऊपर आधी सड़ी गोबर खाद डालनी चाहिए। उसके बाद 25 से 100 केचुआ प्रति वर्ग फीट के हिसाब से उसमें छोड़ देना चाहिए। फिर उसके ऊपर जूट के बोरे डाल देना चाहिए और हल्की नमी बनाए रखनी चाहिए। इसके बाद 45 से 50 दिनों में केचुआ खाद तैयार हो जाएगी। यदि आपके पास टैंक नहीं है तो इसी प्रक्रिया को हिप मेथड में अपनाकर भी केचुआ खाद तैयार की जा सकती है। रही बात विधि बनाने के लिए, तो ये 2 विधि से हो सकता है। एक टैंक विधि है, टैंक में बना सकते हैं, और टैंक में भी 2 तरह के होते हैं। एक सीमेंटेड टैंक के द्वारा हो सकते हैं, एक प्लास्टिक के टैंक मार्केट में अवेलेबल है और वो है। दूसरा विधि है कि हमको कहीं पे ऊंची ज़मीन है उस पे हिप मेथड में भी करके हम केचुआ खाद बना सकते हैं। जहाँ तक प्रश्न टैंक विधि से है, टैंक विधि की आप एक टैंक विधि बनाने के लिए एक लंबाई जो है, लंबाई किसान भाई अपने जितना उसके पास गोबर की खाद है, कूड़ा करकट, उसके अनुसार लंबाई बढ़ा चढ़ा सकते हैं। ऐसे औसतन देखा जाए तो 20 फीट रखना चाहिए, 20 फीट लंबा होना चाहिए। चौड़ाई जो है 2 से 2.5 फीट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 2-2.5 फीट रहता है तो कार्य करने में सुविधा होती है। और ऊंचाई अधिकतम 1 फीट सवा फीट ही रखनी चाहिए, ज़्यादा ऊंचा नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा ऊंचा रखने पे ज़्यादा जब गोबर की खाद या कूड़ा करकट जब भर देते हैं तो उसमें जो एनोरोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिससे कि केचुआ के बढ़ने की दर काफ़ी कम हो जाती है। तो हमको हाइट को 1 सवा फीट ही रखते हैं। सर्वप्रथम केचुआ खाद बनाने के, यदि ये टैंक ये हो गया है तो सर्वप्रथम बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे बेड होना चाहिए। बेड होना चाहिए, बेड का मतलब ऐसा हो गया कि वैसा पदार्थ जो कि कम समय में, ज़्यादा समय में सड़ता हो, जो जल्दी डिकम्पोजेबल नहीं है, जैसे कि केला का पत्ता हो गया, खजूर का पत्ता हो गया, इस तरह का बेड बनाया जाता है। वो कम से कम 6 इंच मोटा बेड बनाया जाता है। उसके ऊपर हमको आधा सड़ा हुआ गोबर की खाद, आधा सड़ा हुआ का कहने का मतलब है कि इस तरह का हमको पदार्थ को सड़ाना है कि जो जैसे गोबर की खाद हो या कूड़ा करकट को, उसको कम से कम 15 से 17 दिन या 20-21 दिन लग जाते हैं, पहले सड़ा लेना है। इसकी टेम्परेचर उसका काफ़ी कम हो। क्या है कि तुरंत यदि ताज़ा गोबर की खाद डालते हैं या कूड़ा करकट को मिला के डालते हैं तो टेम्परेचर करीब 60 डिग्री 65 डिग्री तक हो जाता है, जिससे केचुआ मरने की संभावनाएँ ज़्यादा होती। तो सेमी डिकम्पोज मटेरियल को ही डालना है, जिससे कि टेम्परेचर कम हो, उसको डाल देते हैं। और प्रति वर्ग फीट के हिसाब से कम 25 से आवश्यकता अनुसार 25 से 100 केचुआ प्रति वर्ग फीट के हिसाब से उसमें हम छोड़ देते हैं। और ऊपर से फिर उसको केचुआ को डालने के बाद एक गनी बैग जो जूट का बोरा है उससे हम ढक देते हैं, अंधेरा रहे और नमी भी रहे। इस बीच में नमी को हमको बीच बीच में बना के रखना चाहिए, नमी कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो केचुआ मरने लगता है। और ऐसे करके देखेंगे तो जब छोड़ देंगे तो 45 दिन 50 दिन में केचुआ खाद बन के तैयार हो जा सकता है। किसान भाइयों, केचुआ खाद के कई लाभ हैं। ये गोबर खाद की तुलना में ज्यादा आमदनी देती है और इससे तैयार करने में समय भी कम लगता है। फिर इस खाद की बाजार में कीमत भी अधिक मिलती है। ये खाद फसलों के पोषण की दृष्टि से भी लाभकारी है। इसमें अन्य खादों की तुलना में अधिक पोषक तत्व होते हैं। इसमें 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, अतः ये किसी भी फसल के लिए उपयोगी है। फिर इससे पौधों की वृद्धि भी अच्छी होती है, मिट्टी की संरचना में भी सुधार होता है तथा ये फसलों को रोग और कीटों से भी बचाती है। ये अच्छा प्रश्न है, केचुआ खाद क्यों बनाए कंपोस्ट, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, उसको देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो केचुआ खाद का सबसे अच्छा व्यावसायीकरण किया जाए तो ये लाभ का है। जनरली गोबर खाद आप हम खरीदते हैं, बहुत होगा है वो गोबर की खाद तो डिपेंड हर जगह के अनुसार इसका दाम रहता है। लेकिन केचुआ खाद यदि हम बनाते हैं तो समझ लीजिए ये हो सकता है कि 1 रुपया यदि लगाते हैं कम से कम 3 से 4 रुपया हम प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक सीधा आर्थिक पहलू है कि हम जब गोबर की खाद जो किसान भाई अपने गाँव में करते हैं वो कम से कम 6 महीना 9 महीना तक लग जाते हैं। केचुआ खाद हम 45 दिन में बना लेते हैं। तो एक तो ये है कि हम 6 महीना में हम कम से कम 3-4 साइकिल केचुआ खाद बना सकते हैं। दूसरा इसका प्राइस का है, जब हम केचुआ खाद मार्केट में बेचते हैं तो 10 रुपया 12 रुपया 15 रुपया किलो बिकता है, जबकि कंपोस्ट खाद 1.5 रुपया 2 रुपया किलो बिकता है। तो एक तो ये लाभ है। तीसरा केचुआ खाद
बनाने का एक और फ़ायदा है कि केचुआ खाद जब बनता है तो जो वीड वूड है, ये घास, ये वीड है, ये सब चीज़ें उनके गट्स के थ्रू जब मल के रूप में जो कास्ट आता है जिसे केचुआ खाद कहते हैं, तो उसको भी रोका जा सकता है। और जहाँ तक पोषक तत्व की मात्रा कंपोस्ट खाद या अन्य विभिन्न खादों के अपेक्षा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक इसमें रहता है। और सबसे बड़ी खासियत केचुआ खाद के साथ ये है कि कंपोस्ट खाद को हम एक ही बार जुताई के समय शुरू में ही डालते हैं, लेकिन केचुआ खाद में नाइट्रोजन, ऐसा देखा गया है, खुद का मेरा शोध है कि केचुआ खाद में नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के फॉर्म में ज़्यादा होता है। इसलिए केचुआ खाद को हम शुरू में भी डाल सकते हैं, बीच में भी ज़रूरत है तो बीच में भी इसका एप्लीकेशन करके हम खाद की मात्रा दे सकते हैं। रही बात फसल की बात, तो केचुआ खाद हो या जैविक खाद, सभी फसलों में ये उपयोगी है। कोई ये फसल को बेच करके इसका नहीं डाल सकते हैं, वो नहीं होता है। जैसे कि रासायनिक खादों में क्या है कि एक पोषक तत्व उसको देखते हुए किस फसल में कौन सा पोषक तत्व की जरूरत है उसके अनुसार, लेकिन केचुआ खाद या जैविक खाद है, इसमें 16 तरह के पोषक तत्व हैं, बहुत सारे हार्मोन हैं, तो ये सभी फसलों में इसका उपयोग हो सकता है। जब मिट्टी में केचुआ खाद का उपयोग करेंगे तो जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी। जैविक पदार्थ की मात्रा जब बढ़ती है तो उसमें जीवाणुओं की संख्या बहुत बढ़ती है। जीवाणुओं की संख्या जब बढ़ेगा तो अनुपलब्ध पोषक तत्व को उपलब्ध पोषक तत्व में जीवाणु करते हैं, जिससे कि हमारे फसल में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारा उत्पादकता ही नहीं बढ़ती है, मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, जल धारण क्षमता भी बढ़ती है, और जो हमारे आसपास की वाटर बॉडीज़ हैं, जो जल हैं, वहाँ पे भी पॉल्यूशन को काफ़ी चेक करता है और मिट्टी में क्षरण को भी रोकता है। तो इसका आर्थिक पहलू भी है, इसका पर्यावरण का वाला पहलू भी है, इसका मिट्टी के स्वास्थ्य से भी जुड़ाव है, मनुष्य के स्वास्थ्य से भी जुड़ाव है, और इसके करने से हम कम समय में आय भी ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, केचुआ खाद हमारी फसलों के लिए तो लाभकारी है ही, साथ ही साथ यह हमारी आय बढ़ाने तथा पर्यावरण के संरक्षण में भी सहायता करती है। अतः इसे स्वयं तैयार कर इसका उपयोग करने से किसान भाई चौतरफा लाभ कमा सकते हैं। अच्छी थी ना जानकारियाँ। तो जानकारियाँ हमारे पास और भी रहती है, लेकिन वक्त की कमी भी साथ साथ रहती है। अगली जानकारी अगले अंक में हम आपको ज़रूर दिलवाएंगे, ये हमारा वादा रहता है। अब बारी है आपकी। कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।